समय का पहिया घुमा और उल्लू को उड़ा दिया गया। ऑल्ट विदाउट शिफ्ट किए डिलीट कर दिया गया। सैयारा के चक्कर में निब्बा निब्बी घनचक्कर बने हुए हैं और समय के इस फेर में ऐसी और बहुत सारी खबरें हैं जो इसके चक्कर में आ गई हैं। उन्हीं पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए कार से स्टूडियो तक पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के शांतवादियों से प्रशांत और आजमगढ़ी अवनीश और मुझे आप जानते ही हैं हर्ष। तो शुरुआत बिल्कुल। एक हफ्ते में पहिया बहुत ज्यादा तेजी से घूमा है, काफी बदलाव आ गया है। मतलब इतनी बड़ी स्टूडियो आ गए हम लोग कार में घूमते घूमते नोएडा से। समय भी तो सर उल्लू उड़ गया। हाँ ये भी सही है। जो आपके पास था नहीं सब्सक्रिप्शन तो जो उल्लू मुझे लगता है कि लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर ही उड़ जाना चाहिए था, उसे उड़ने में बड़ा वक्त लग गया। कितनी 25 वेबसाइट बैन की। हाँ उल्लू ऑल्ट बालाजी और लोकल फ्लिक्स करके कुछ ऐसे करके मतलब 25 हैं जो बैन हुई और एक वकील साहब हैं वो बड़ी मेहनत की है इसे बंद कराने में। देखिए ये तो अच्छी बात है कि ये सब बैन हुई अपनी जगह, लेकिन जब प्रसार भारती का जो चैनल आया OTT प्लेटफॉर्म उसकी चर्चाएं बहुत कम हुई। अगर उस पर भी सरकार थोड़ा चर्चा करती इस पे कि ये प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती ने लाया है, मैंने खुद मैंने देखा, मेरे पास भी उसका सब्सक्रिप्शन है, वेब्स करके शायद ऐसे करके है। उसमें अच्छे सीरियल, अच्छे न्यूज़ के सारे लिंक्स अच्छे हैं जो एक बार सरकार को इसमें सोचना चाहिए था। और ये मैं बता दूं कि जब चर्चा हो ही रही है तो एक बार जब सूचना प्रसारण मंत्रालय माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी थे मंत्री थे, जब उन दिनों पे एक रिपोर्ट बनानी थी तो संयोग से वो काम मेरे पास आया था। मैंने उस समय एक अच्छी रिसर्च की थी और उस रिसर्च में मैंने कौन कौन से ऐसे चैनल हैं और उसमें कौन कौन से ऐसे सीरीज हैं जो इस तरह की मनोरंजन के नाम पे अगर आप मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो स्वीकार नहीं करेगा समाज, ये तो सबको सोचना चाहिए। तो ऐसे मैंने एक रिपोर्ट 7-8 पेज की रिपोर्ट बना के मंत्रालय को दी थी उस समय कि ये चैनल हैं, इनके ये पॉइंट्स हैं और कुछ अच्छे सीरियल भी थे, उसमें कहाँ पे समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, फैक्ट्स को अलग या सेना पे किस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसकी मैंने एक लिस्ट उस समय दी थी। तो उस समय विचार चल रहा था, सूचना प्रसारण मंत्रालय ये विचार कर रहा था कि जैसे न्यूज़ चैनल पे शिकंजा कसने के लिए अलग से बोर्ड बना है। नहीं मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे फुहड़ता जितनी परोसी जा रही है, उस फुहड़ता को अगर मुझे लगता है कि उल्लू ऐप को आए हुए 10 साल हो गए होंगे, आज 10 साल बाद बंद हो रही है। नहीं, एक इसको क्या बोला, सॉफ्ट पॉर्न बोला है ना। हाँ सॉफ्ट पॉर्न है। तो फुल पॉर्न तो अभी भी इंडिया में चलता है और दूसरा आप सॉफ्ट पॉर्न तो बैन कर दिया और हमारे जो कई माननीयों के जो एक्स पे सीरीज ऑफ वीडियोस चलती हैं उन पे बैन क्यों नहीं होता है? उन पे लाइक्स और व्यूज बहुत आते हैं, भले वो हल्का था ब्लर कर देंगे, लेकिन वो व्यूज और उसके चक्कर में लोग डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। उसको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना कि उस पर भी तुरंत बैन लगे या शैडो बैन किया जाए उनको वीडियोस को तुरंत। मतलब मुझे थोड़ा सा इसमें ये है कि दो चीज़ हो गई कि वो सोशल मीडिया हो गया और ये OTT हो गया। अभी हमारे पास OTT पे ही कंट्रोल करने के लिए नहीं है। हाँ। OTT पे ही हम सेंसरशिप नहीं कर पा रहे, तो सोशल मीडिया पे तो बड़ा मुश्किल काम है कि क्योंकि और लोगों का भी माइंडसेट हो गया ना कि भाई आप जितनी फुहड़ता परोसोगे उतना ज्यादा आपका कंटेंट बिकेगा। अभी पीछे आपने भी देखा होगा महक और परी बिल्कुल क्या कर रही थी, गाली दे रही थी और वो तो व्यूज के चक्कर में ही वो अश्लीलता और फुहड़ता के कंटेंट में, और ऐसे तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ यही बेचना ही बोलेंगे इसको, बेच ही रहे हैं, बेच रहे हैं। अभी इधर भी सोशल मीडिया पे आप देखिए तो 7-8 बड़े ऐसे हैंडल हैं जो डेली कोई न कोई इस तरह की खबर लाते हैं, ऊपर केवल स्क्रीनशॉट लगाते हैं, उसके नीचे किसी दूसरे हैंडल से वीडियो डालते हैं, उस पे देखिए रीच उनकी बढ़ती जाती है। कोई ना कोई विवाद ऐसा रहता है जिसको टीवी में भी अभी अगर आप क्राइम शोज वगैरह देखेंगे तो उसमें भी जैसे कोई बलात्कार की स्टोरी दिखानी हो या कुछ गंदी नियत वाले सीन्स दिखाने हो तो अभी भी तो वो भी तो सॉफ्ट पॉर्न की उसमें कैटेगरी में आना चाहिए। अब वो दौर बदल गया है। टीवी भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे चीज एडवांस, टीवी भी अपना OTT को वैसे तो मानो तो कहते हैं ना प्राइवेट की, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है तो मैं ही देखूंगा, लेकिन अब वो जो 4 को शेयर कर सकते वो तो वो हो गया। लेकिन सैटेलाइट चैनल तो ऐसा नहीं कि हर घर में एक बार टीवी शुरू हो गया। हाँ वहाँ भी मतलब जैसे वो दौर था ना एक बार कि अगर कॉन्डोम के ऐड भी चलते थे तो परिवार से एक एक करके सरकना शुरू कर देते थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, गाना ऐसा चल जाता था। CD DVD के दौर में जो रिमोट लिए बैठा होता था
उसे पता होता था कि इस तरह का कुछ आएगा तो फास्ट फॉरवर्ड रिमोट तो चलो बहुत करने बाद के में लिए है ना, तो बाद में बैठा है। पहले का दौर जो पहले बता रहे तो हैं हाँ। सच में 2 ही चैनल है, मेट्रो है, दूरदर्शन है, और उसमें भी अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप झेप जाते डिस्टेंस थे लोग है भाई। टीवी के बीच में, आप चाह के चैनल भी नहीं बदल सकते। अब तो चलो रिमोट होता है आपके हाथ में, आप तुरंत चैनल स्विच कर दो, तो जैसे ही कुछ ऐसा सीन आ गया, किसी मूवी में आ गया या कुछ आ गया, तो भाई मुझे याद है, आप जो चर्चा कर रहे हैं उसी चर्चा में मैं जोड़ रहा हूँ। दूरदर्शन में जब आता था एक ऐड, उसमें गाना आता था, प्यार हुआ इकरार तो हुआ, गाने प्यार में से भी क्यों वो डरता। हाँ। झेप हो गई थी। झेप हो जाती थी कि हाँ, इसके बाद जब वो एक लाइन बोलते थे उसकी पंच लाइन मतलब बोलते वो थे रंगोली या चित्रहार लोगों- में वो गाना हाँ। आ जाए तो ऐसा लगता था इसमें कुछ अश्लीलता ना आ जाए, अश्लीलता जबकि वो गाना है। बहुत सोबर है। सोवर, हाँ, कहीं से देखने में। उठाया गया और ऐड भी बनाया गया उस हिसाब से, केवल पंच लाइन ही आती है उस प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी एक वो संकोच बना रहता था, झेप बना रहता था उसमें। तो अब जैसे कॉन्डोम्स के ऐड आते हैं, उसमें भी वो सीन्स उसी तरह से होता है, वो सॉफ्ट पॉर्न वाली ही नियत से बनाए जाते हैं, तो उस पे भी बैन लगना चाहिए। अभी तो देखो इतने टाइम के बाद ऑल्ट में और क्योंकि संदेश उल्लू तो पे सबको लगा साफ है। है कि अगर आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उससे उसके क्या फायदे हैं। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि उसके ऐड में अश्लीलता ही दिखानी ज्यादा जरूरी है। हाँ मतलब इस क्रिएटिविटी अभी आपकी हो पीछे सकती है, मैसेज कन्वे करने की क्रिएटिविटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके माध्यम से आप दिखा रहे हैं तो क्रिएटिविटी गलत के है। नाम पे अश्लीलता बेचने का भी पीछे किसी एक मतलब अश्लीलता अगर आपको कॉन्डोम बैन करनी है का तो हर ऐड हुआ प्लेटफॉर्म से था बैन जो करनी चाहिए। बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कुछ महीने पहले का, मुझे ध्यान आ रहा है कि कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट उन लोगों ने तैयार करा था कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ, शायद रोका गया या नहीं रोका गया। तो वो है ही कि क्रिएटिविटी के नाम पे आप अश्लीलता परोस रहे हैं। आपको समझ में आ गया शॉर्टकट, चाहे वो क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, चाहे उसे बनाने वाले हो, चाहे उसमें एक्ट करने वाले हो, कि जितना अश्लील होगा, जितना फुहड़ होगा, उतना जल्दी बिकेगा और उतनी ज्यादा और रीच में होगा। कुछ ऐसा भी है कि कुछ आर्टिस्टों को जानबूझ के लाया जाता है क्योंकि वो उनकी जो Fan मतलब following। जो हाँ उनकी जो इमेज viewer है, image, हाँ, हाँ। जो वो इमेज है जो पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको याद होगा बिग बॉस में लाया गया था सनी लियोनी को, मुझे लगता नहीं कि उससे पहले कोई देश में जानता होगा, लेकिन उसके बाद उनको सर्च करना शुरू किया लोगों ने। जॉनी सिंस शायद किसी ऐड में हाँ। रणवीर सिंह के साथ दिखे थे, हाँ हाँ तो अब उससे पहले मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था, तो वो तब पता चला कि फिर जब अखबारों में उनकी उसके बाद खबरें छपी फिल्में भी हैं, आने लगी, सनी लियोनी की फिल्में फिल्मों में आ गई, फिर तो लोगों चलो। ने साइन किया, फिर लेकिन अलग अभी भी वो इंडस्ट्री शायद चलाती सैयारा है। देखिए आप में से किसी ने? सैयारा को अवनीश जी आप तो गए होंगे सैयारा तो देख, देखने। सैयारा मन है बहुत भाई देखिए, पुराने दौर हाँ, याद मैं करने कल भी का। कोशिश किया कि जाके देख लूं, लेकिन उसके रिव्यू देख के और सैयारा देखना जैसे लगता है कि जाके देखेंगे, और मतलब जैसे आपने पुराना कहा, दौर शुरू में याद आ इंट्रो में जाएगा। कहा- इंट्रो में आपने कहा ना, निब्बा निब्बी वाला दौर, हाँ कि निब्बा निब्बी वो वाला तो आप टाइप जो उन फीलिंग निब्बा आती निब्बी है। को देखने मैं इस जाना चाह रहे संकोच में हो? नहीं जा पा रहा हूँ कि उस वहाँ थिएटर में कैसे क्राउड कैसा होगा। आप उस नहीं, निब्बा आप जा निब्बी को सकते हैं। मैंने तो अभी एक रील देखी थी, उसमें एक बहुत बुजुर्ग थे 60-70 साल के, वो अकेले बैठ के देख रहे थे, हॉल खाली था। हालांकि वो रील बनाई गई थी वो इस तरह से या क्या था, उस प्रमोशन का क्राउड तरीका। से बचने के चक्कर में कैसा क्राउड होगा जो अभी तक रिव्यूज के आ रहे हैं। आप निब्बा निब्बी देखने जा रहे थे कि मतलब नहीं, मुझे- खुद जाके वो दौर याद करना चाह रहे मुझे थे तो कि फिल्म मतलब देखनी है, देखिए पर फिल्मों का मैं मतलब शौकीन वो हूँ। जुनून होता है सच में जिस तरह से रील्स आ रही हैं, मतलब क्योंकि मैंने भी कई फिल्में हॉल में देखी हैं, पर मैंने इतना जुनून बिल्कुल तो नहीं मुझे देखा है। मुझे तो ये भी एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी लगती है कि भाई साहब आपको दे दिए हैं, मतलब उस एज में, जिस एज में मूवी देखना अपने आप में एक निब्बा निब्बी वही हो गए, कम एज वाले की आपको पॉकेट मनी मिलती है उससे करना होता है। उस एज में अगर थोड़ा सा खर्च कर दिया जाए, मूवी के टिकट फ्री दे दिए जाए, बिल्कुल कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए, प्यार तो के बारे में देखिए, थोड़ा कई फिल्में जैसे आई इधर बीच, मैं बस इसमें कर रहा हूँ, जैसे कई फिल्में आई। एक फिल्म अनुपम खेर प्रोडक्शन की आई इस बीच, भारतीय सेना के जवान पे उत्तराखंड के लोकेशन पे बनी थी। मैं उस फिल्म के सर्च कर रहा था, उसके 100 टाइम्स 1-2 मिल रहे हैं। तुली तन्वी तन्वी हाँ, वो इतनी उसका रिव्यू मैंने पढ़ा था, महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री शायद की हो है सकती शायद। है। मैं उसका 100 टाइम देख रहा था, तो 100 टाइम 1-2, हाँ 1-2, जबकि आप सैयारा का देखिए तो पूरे दिन के 7 से 800 चल बैनर रहे का भी हैं। फर्क पड़ता है ना। सैयारा शायद वाईआरएफ के थ्रू आई है, यशराज हाँ, यशराज की है, तो ये भी अनुपम खेर लेके आए हैं, मोहित बहुत साल सूरी- बाद अनुपम मोहित खेर सूरी लेके आए हैं। डायरेक्टर हैं, तो और सैयारा का एक जो अगर देखेंगे मनोविज्ञान क्या है कि मूवी इतनी जो चर्चा में आ गई, पंचलाइन एक अभी सोशल मीडिया पे ऐसी चल रही है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लोग कहते हैं कि फिल्में पीआर से हिट होती हैं, सैयारा आरआर से हो रही है। आरआर कोड आप समझ सकते हैं कि सैयारा आरआर से ज्यादा हिट हो रही है। अच्छा, मैं तो मुझे जो अपने ध्यान में याद है कि किसी हॉल में मतलब फिल्म के लिए इतना जोश जुनून था, तो शायद गदर के टाइम पे मुझे याद है कि तब वो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे। हम अपर बालकनी में होते थे और नीचे अपर स्टॉल पे जैसे सनी देओल के डायलॉग शुरू होते थे, लोगों का जोश शुरू हो जाता था। और वो एक भी डायलॉग मैं सुन नहीं पाया था, उसका डीवीडी खरीदी गई, बकायदा घर में लाई गई, उसके बाद फिल्म को दोबारा देखा गया। वो वैसा ही जोश
तब देखा मैंने जब थिएटर में शुरू हुआ आपका जनगण मन, उसके बाद जब पब्लिक खड़ी होती है, वो जो आंखों में आंसू आते हैं, या भी बहुत इमोशनल टच कोई स्टोरी हो, लेकिन इस तरह का पागलपन तो मैंने नहीं देखा कि आप लेट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल अच्छा, तक वो की साथ रील आ में रही है। कैमरामैन लेके जाते हैं या मतलब वही मिलते हैं? नहीं री है वो तो फुटेज देख के ऐसा लगता है कैमरामैन लेके नहीं है। एक लेकिन- बंदा डिप लगा के आया हुआ था भाई। कुछ अभी पता चला कि कुछ हॉस्पिटल भी बेहोश हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ जा रही है। सर इश्क सच्चा है, और मुझे लगता है कि हम तीनों बैठ के इश्क पे अच्छी एक मूवीज सच्चे पहले भी बनी है, पर इस तरह की मतलब हम जैसे सच्चे कुछ मोहब्बत का फिल्म- मजाक उड़ा नहीं, रहे हैं हम मजाक तीनों नहीं बैठ उड़ा के, रहे, कुछ और फिल्मों का और कुछ लोग जो उस एज के हमें देख रहे होंगे कह देंगे कि इनका दौर चला गया खुद का अब, भाई तो बैठ के ये वो निब्बा निब्बी वाला दौर ज्ञान दे में रहे भी हैं। अच्छी फिल्में बनी है, उस दौर में भी अच्छी लव स्टोरीज बनी है। बहुत अच्छी बनी है, डीडीएलजे हो, आस्की हो, ऐसे जैसे इसके बारे में अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, तो एक मूवी आई थी एनिमल मूवी की स्टोरी आप पहले मतलब एक ही पार्ट आई, उसकी स्टोरी आप समझना चाहेंगे तो कोई स्टोरी समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन उसका क्रेज एक बन गया था तो मुझे कि लोग जाके देखते थे एनिमल। ये भी है वही, मुझे लगता है कि इसका भी इस तरह से माहौल बना दिया गया। पब्लिसिटी का जो तरीका है ना, एक तो वो बदल चुका है, और हर हाथ में फोन है, तो आप उसको प्रमोशन कर सकते हैं, हर सोशल मीडिया के थ्रू से फैला सकते हैं। पहले उतना नहीं होता था। अब देखिए कुछ फिल्में ऐसी थी जो हॉल में पिट जाती थी और माउथ पब्लिसिटी से फैलती थी, फिर दोबारा जब वो टीवी पे आ रही है या अब ओटीटी आ गया है, तो अब वो दोबारा देखिए, जैसे हासिल एक मूवी हो गई, रहना है तेरे दिल में एक मूवी हो गई, ये कई ऐसी मूवीज हैं जो थिएटर पे चल ही नहीं पाई। लेकिन उसके बाद एक अभी जो रिलीज हुई थी बीच में, एक जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, उसका शायद पार्ट 2 बनने वाला है, उस मूवी का भी कुछ उस समय वो हॉल में नहीं चली थी। वो होता, कई फिल्में आप भी देखे होंगे हॉल में भी रिलीज हो गई, एक आध सप्ताह तक उसकी ज़्यादा कमाई उसकी नहीं होती, लेकिन एक आध सप्ताह बाद वो भीड़ बढ़ती चली जाती है, तो एक आध सप्ताह का जो गैप होता है, जो लोग देखते हैं उनका अगर रिव्यू आता है तो उसके बाद धीरे धीरे लोग जाते हैं। एक आध सप्ताह तक तो अब थिएटर हाँ, वाले तो भी नहीं अब रुकते तो हैं, मतलब हाँ, अब तो पीवीआर में भी थिएटर स्क्रीन है, इतनी होगी कि वही। फिल्में इतनी बन रही है, वो शोले वाला मुझे दौर तो लगता है नहीं। कि थिएटर का दौर और पीवीआर का जो दौर था, दोनों में बड़ा फर्क हो चुका है अब। मतलब मुझे लगता है कि एक दो मूवी की अगर इन जैसे कि सैयारा के जो ये निब्बा निब्बी का हल्ला वाली बात है तो अलग है, वरना पीवीआर में लोग जाते हैं बहुत शांति के साथ मूवी देखते हैं, और थिएटर में मतलब थिएटर में अगर सीटी नहीं बज रही है तो आपका मूवी देखने में कोई फायदा नहीं है। पहले टिकट लेना भी बहुत मुश्किल होता मुश्किल। था। ठीक है, अब तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, कई ऐप्स हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करके जा सकते हैं। पहले Black टिकट निकालना, उस Black टिकट खिड़की तक हाथ पहुंचाना ये मुश्किल वो सबसे बड़ा टारगेट होता था आदमी का, कि किसी तरह पहुंच जाए और टिकट हासिल कर ले, 4 या जो भी है। और ब्लैक मारामारी टिकट होती करते थी। थे लोग, हाँ, बड़े लोग black हो गए वो अब सिंगल ब्लैक स्क्रीन टिकट थिएटर में करके। मारामारी जो चलती थिएटर थी। जो अच्छी फिल्मों के टिकट अगर पहले से उन्होंने अरेंज कर लिया तो वो अपने आप में अपने ग्रुप में तो हीरो माने जाते थे कि अरे आप चलो 4 देखो उस टिकट। दौर में लोग टिकट ब्लैक करते थे और ब्लैक करते करते इतने बड़े बन गए हैं आज, बहुत बहुत बड़े बन गए और हैं। उस दौर में आप देखिए कि जो शो की टाइमिंग होती है फिक्स होती थी, फिक्स होती थी। उसके हिसाब से मतलब क्राउड जिस तरह से मतलब 12 से दिल्ली में 3, 3 से 6, 6 से 12 9:30 से शुरू हो जाती थी हाँ, वही। अंग्रेजी मूवीज। लेकिन मतलब मैं जैसे, अब तो हमारा शहर छोटा हुआ करता था, तो 11 बजे पहला शो लगेगा, फिर 3 बजे लगेगा, फिर 5 बजे, और फिर रात को 8 बजे लास्ट। 4 और शो उसमें मैक्सिमम लास्ट चलते शो में थे। अनुमति भी नहीं मिलती थी घर हाँ, से कि आप जाएं, जाइए, तो वो होता था कि आप शाम का शो देखिए या सुबह का शो देखिए। वही कह रहे हैं 4 शो फर्स्ट डे मैक्सिमम चलते थे। फर्स्ट शो का जो क्रेज होता था, बिल्कुल। और जो टिकटों के लिए लगी है लाइनें, मैंने वो भी तो देखी है। मैंने भी अपने समय में फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मुझे भी बहुत शौक रहा। पहली मुझे कुछ कहना फिल्म आई थी उन दिनों, 2001-2 की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं उन दिनों दिल्ली में ही शूट हुई थी वो। हाँ मैंने देखा आजमगढ़ में है, तो फिर आपने भी- मुझे याद है कि पहला टिकट लेने पे मुझे एक कैप, स्पेशल कैप मिली थी, उस पे आरएस वो मुझे कुछ कहना लिखा। तो फिर आपने कुछ कहा किसी से अरे जाके? मैं उस फिल्म के बाद में देख के आया तो मैं एक अच्छी मतलब वो कह सकता हूँ, जब वो फिल्म मैंने देखा, तुषार कपूर को मैंने देखा उस फिल्म में, तो बाहर निकलने के बाद मुझे एक वो आया कि एक्टिंग तो मैं अच्छी नहीं कर सकता, लेकिन तुषार कपूर से तो कोई बेहतर काम कर ही सकता था दूसरा अगर कोई रहता तो। कि क्रेज में, मतलब अब तो मेरे फादर को इतना क्रेज नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं बताते, जो उनके दोस्त यारों के साथ कभी बैठे हैं हम, जिनको हम चाचा या ताऊ बोलते हैं प्यार से, तो वो बताते हैं कि पहले आपके पिताजी साइकिल में अकेले जाते थे मूवी देखने शहर, और अगर उन्हें अच्छी लगी तो 4 को और बिठा के दूसरा शो देखने जाते थे, तो वो क्रेज था। और ऐसी मम्मी हमारी बताती हैं कि हमारे मामा फिल्मों के बड़े शौकीन थे, फिल्म देख के आते थे और पूरी स्टोरी 3 घंटे बकायदा वैसे ही सुनाते थे,
और वो सुनने के लिए वहाँ भीड़ जमा होती थी। वो भी भी पुराने दौर लोगों में एक कला होती थी। मुझे मतलब मैं अब बहुत नई एज वालों में ऐसे लोगों से नहीं मिला जो अक्षरशः पूरी स्टोरी बता दें। मतलब एक हैं मेरे परिवार में भी हैं, गांव में एक ताऊ जी, तो वो ऐसे बताते हैं कि मैं वहां पहुंचा तो वो इस तरह से खड़े हुए थे उस जगह, उन्होंने चश्मा पहना था हाँ। और हाथ में ये था। फिर मैंने कहा नमस्कार, तो उन्होंने भी उधर से कहा नमस्कार। तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है कि अगर 1 मिनट की बात है तो उन्होंने उसे बताने में पूरा जो 1.5 घंटा हुआ उन्होंने वो बिताया, था ना वो लोगों के स्पेस पास, था, समय था, समय लोगों के था, पास। चाव से सुनते थे क्योंकि पैसा नहीं था टिकट खरीदने का। तो कहते चलो फिल्म, तो इमेजिनेशन आदमी की चल रही थी दिमाग में। उन दिनों आप देखेंगे कि जब पैसे, आप सही आए विषय कि पैसे नहीं थे लोगों के, जो गांव के छोटे छोटे मेले लगते थे उसमें बकायदे छोटी छोटी प्रिंटेड किताबें मिलती थी फिल्म के नाम से, उसकी स्क्रिप्ट लिखी उसकी रहती थी। स्क्रिप्ट लिखी हुई होती लोग थी, उसको लेके पढ़ते थे भाई, उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई। और ऑडियो कैसेट में वो ऑडियो पूरा फिल्म की डबिंग जो होती थी वो ऑडियो में आती थी, वो लोग सुनते थे उनकी आवाज में। तो वो क्रेज अपना VCR का दौर अपना ही रहा। खैर वो तो सैयारा से शुरू हुआ। खरीदे होंगे फिर हाँ। आपने जो कहानियां। नहीं, हमारे दौर में सरस सलील चलता था उस समय। तो उसमें भी एक था कि उसमें हाँ, उसमें सरस सलील सबसे सस्ती आती थी, 2-3 रुपए में आती थी। उसमें एक पेज ऐसा रहता था जिसको पहले ही पढ़ के फाड़ के उसके बाद बाकी के पेज, उसमें कॉमिक स्ट्रिप होती हाँ, थी, चमक छल्लो और एक और कुछ ऐसे सेहत से जुड़ा वो रहता था, वो 2 पेज फाड़ के ही। वो 1-2 बार हमारे अखबार वाले ने घर में डाल दिया तो उसको बहुत डांट पड़ी थी। हाँ। इस वाली बात को सुन के हमें निब्बा ने भी पक्का गाली देंगे कि तभी तुम्हें सैयारा का में जो दर्द है वो महसूस नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमारे घर में फिर कॉमिक्स का दौर अपना ही रहा। इस पे चर्चा कभी और किया जा सकता है। बाकी बारिश खूब हो रही है और बारिश में मतलब दिल्ली की बरसात में पहले भी, अब तो सरकार बदल गई, एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चित होती थी कि मिंटो ब्रिज, मतलब आम आदमी पार्टी के 11 साल शायद 11 साल में हर बरसात में फोटो आती थी कि एक गाड़ी डूब गई, एक बस वहां फंस गई, कुछ इस तरह की तस्वीरें आती थी। और इस बार ऐसा हुआ कि सरकार बदली और मिंटो ब्रिज में कोई पानी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया वाले भी जानबूझ के चढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी वालों को। भाई एक बार आपने बता दिया पहली बरसात में कि ठीक है ब्रिज में कुछ, मिंटो ब्रिज हो गया, मूलचंद फ्लाईओवर से आप निकले हो कभी? मतलब मैं आज से 2008-9 की बात करूं तो मैं खुद फंसा हूं एक बार। 8-7 बजे का ऑफिस से निकला हुआ और 12 बजे घर पहुंचा हूं, तो 5-5 घंटे में तो मैं देहरादून पहुंच जाता दिल्ली से। लेकिन मीडिया वाले भी चढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि देखिए हर बारिश में एक फोटो आ जाती है सुबह ही ANI पे या किसी पे भी, बिल्कुल वो तो आती है। और बस वाली फोटो, ये सच्चाई भी है। वहाँ पे हर बार ऐसा होता ही था, लेकिन इस बार चाहे कहिए कि नई सरकार जो बनी उसकी PR टीम ने उनको आइडिया दिया हो, चाहे जो दिया हो, बाकी फोकस देखिए, बाकी फोकस नहीं है कहीं। मिंटो ब्रिज का आपने PR कर लिया, वहां पानी जमा नहीं हो रहा है। बाकी तो दिल्ली और दिल्ली में 2 घंटे की बारिश में डूब जाती है दिल्ली। वाटर लॉगिंग, मुझे ऐसा लगता है वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, इसके लिए हर्ष भाई की ये भी नहीं कर सकते कि इस नई सरकार को हम दोषी ठहरा सकते हैं। 11 साल से वो क्या कर रहे हैं। हाँ, पहला मानसून इनकी सरकार में पहला मानसून आया, 4 महीने की बात है। मैं एक चीज और ये भी कहूंगा ना कि अगर एक मिंटो ब्रिज का ही उदाहरण ले लेते हैं कि अगर 4 महीने में आके इन्होंने वो प्रॉब्लम मिंटो ब्रिज वाली सॉल्व कर दी, तो ऐसी क्या समस्या आम आदमी पार्टी के सामने थी कि जो 11 साल से उस चीज को नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि मिंटो ब्रिज शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा आवाजाही वाला जगह है और हर बार फंसता है। रेलवे स्टेशन के बगल में है नई दिल्ली, उसके बगल में कनॉट प्लेस है, दिल्ली का हर्ट जिसको बोलते हैं, उसके बगल में इधर अब आप आएंगे तो पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है उस पे सारे कार्यालय, संघ के 4-6 बड़े कार्यालय उसमें मिल जाएंगे। आप विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ से लेके सारे प्रवासी भवन सारे मिल जाएंगे। तो वो लोकेशन तो सबसे महत्वपूर्ण। दिक्कत 11 साल केजरीवाल के साथ ये हो गई कि उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे इसको पेरिस जितना बजट नहीं था तो वेनिस बना के चले गए। वेनिस बना के चले गए ताकि आप नाव चलाइए या वो नहीं। दिक्कत यह है कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या है और अभी थोड़े सालों और रहेगी, क्योंकि 1911 के आसपास शायद जब दिल्ली बसना ढंग से शुरू हुआ था तो इसको बेटर ड्रेनेज सिस्टम माना जाता था कि यहाँ पे पानी रुकता नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, बसावट शुरू हो गई यमुना किनारे, जो पानी बह के जाता था वो रुकने लग गया। पानी को तो जगह चाहिए निकलने की, तो रुकेगा।
50 जगह आइडेंटिफाई कर रखी है आपकी दिल्ली पुलिस ने कि यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या है। तो अब एक नए मास्टर प्लान पे काम करना पड़ेगा जिसमें बेटर, और स्मार्ट सिटी के अंडर शायद हो भी रहा है कि बेटर मुझे वाटर लगता है लॉगिंग। कि 11 साल एक लंबा समय है, इतने तो समय और में चीजें तो थी ना आप- उनके पास करने को, वो शराब, शीश महल, ये भी सही है सीधा। तो इस पे भी तो काम करना था। मैं एक नहीं, वो ट्वीट तो पढ़ रहा सही था है। कि और अभी वो परसों एक वीडियो आया था जिसमें वो एक स्विमिंग पूल दिखा रहे थे जिसमें कागज कुछ ऐसा लगा हुआ था, कुछ गत्ता वत्ता लगा रखा था। बना था। मैं अभी एक अरविंद केजरीवाल ने शायद को बयान दिया होगा गुजरात को लेके, ठेके वगैरह को लेके, तो किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि दिल्ली से भले ही चलेगा लेकिन ठेके अब भी याद आ रहे हैं ना। सही है। नहीं, इसीलिए पंजाब में ज्यादा समय दे रहे हैं ना कि पंजाब में सूखा और गीला दोनों की व्यवस्था उनकी हो सकती है। खैर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देखिए, बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के वर्क कल्चर की कि 11 साल में ऐसा किया। आम आदमी पार्टी सातिर तो है, देखिए मानिए ना मानिए, उस सातिर किस तो मामले सातिर में? ना होती तो दिल्ली हाँ, में दिल्ली जैसे मतलब में कहाँ से कांग्रेस बात? जैसी पार्टी और को उसके हटा पीछे के क्या है ना कि एनजीओ से निकले हुए लोग ये थे। एनजीओ का क्या होता है कि एक मॉड्यूल बनाते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में आप जाइए तो 4 गांव को टारगेट कर लिए, 4 गांव में बेहतर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं दिखा देंगे, कहीं स्वच्छता का दिखा देंगे, ये उसी को अपने ब्रोशर, पंपलेट, फ्लायर जो भी बनवाते हैं उस पे हर जगह दिखाएंगे। अब उत्तर प्रदेश से निकल के किसी इंटरनेशनल फोरम पे अगर बात कर रहे हैं तो वो दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने ये किया। वही स्थिति दिल्ली में भी हुई कि आम आदमी पार्टी ने जो एक अच्छे स्कूल, 5 स्कूल अगर टारगेट उसने किया, एक में अच्छे स्विमिंग पूल बनवा दिया, एक में अच्छे थिएटर बनवा दिए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवा दिए, एक में डिजिटल रूम बनवा दिए। उसी पांच फोटो आप देखिए उनकी हर होर्डिंग पे वही 5 दिखती थी। अच्छा, वो फिर आपका नाम बदल के मतलब AAPP कर देना चाहिए, आम आदमी प्रचार पार्टी। सही करें तो वो उस हिसाब से ही वो किए, इसलिए थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट जो था दिल्ली के बाहर वालों को लगता था कि आम आदमी पार्टी कितनी बहुत बेहतर काम कर रही है। जब भी आप उत्तराखंड कैंपेन चल रहा था, मैं बताऊं उत्तराखंड कैंपेन में मैं था, तो देहरादून से मसूरी जाने वाला रास्ता जो है उस पे इतनी सारी होर्डिंग्स लगी थी, और वो होर्डिंग दिल्ली के इसी सब चीज़ों पे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, अच्छे स्कूल के नाम पे, शिक्षा क्रांति के नाम पे, जो बाहर से आता था उसको लगता था कि ये तो हमने किया है, यहाँ भी करके दिखाएंगे। यहाँ करके दिखाएंगे। पर इन्हें हर ये एक मॉडल हर जगह बेचते हुए ये नहीं लगता कि उस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां, उस राज्य की समस्याएं अलग हैं। है कि इनके जो सलाहकार होते हैं, ये जो माल दिल्ली बेच रहे होते हैं, ये वही माल पंजाब बेच रहे होते हैं, वही गुजरात और वही उत्तराखंड। परिणाम तो दिखा ना, पहाड़ पे परिणाम दिख गया ना कि सबकी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई। सीएम कैंडिडेट इनके जो थे वो तो भाजपा के में प्रवक्ता बन गए, तो वो चीजें तो दिखी गई परिणाम। नहीं, नेता पनप गए ये कह सकते हैं कि वहां पे जो आए कुछ लोग, क्योंकि एक नेता हैं जो उस समय लड़े थे, नाम ही लूंगा मैं, वो आज मेयर हैं बीजेपी के टिकट पे। तो ये भी है कि लोगों ने अपना बेस तैयार कर लिया। 11-12 साल रहने के बाद अरविंद केजरीवाल हारे, तो मुझे लग रहा था कि जिस आदमी को जिस राज्य ने इतना प्यार दिया, 11-12 साल सीएम रह गए आप चुनाव हारे हो, आप वो उस राज्य से ऐसा छोड़ के भागे। मतलब मुझे ये लगता है कि आप अपना क्षेत्र, अपने लोग छोड़ के चले गए। आप भले से कहने को कह सकते हैं कि आतिशी है या कुछ भी है, भाई आप सीएम तो आप भी थे ना जब बिल्कुल मुख्य पद पे ऐलान कर देता ना कि हम इस जन्म में तो नहीं हारेंगे, कोई हरा नहीं सकता हमें इस जन्म में। हाँ, बड़े तो किए थे। तो वो पुनर्जन्म ले लिए होंगे, पंजाब के राजनीति में किए होंगे। इस जन्म में हार गए तो उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा होगा कि भाई नया जन्म लेके मैं किसी और रूप में, मतलब वैसे भी उनको कहा जाता ना कि रूप बदलने वाला। विपासना जो है वो लंबा चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी उन्हें लगा था ये एक मुद्दा कि इसमें हम थोड़ा सा ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, हाँ, उस पे उन्होंने थोड़ा कोशिश करी थी कि इसमें शायद हम अपने आप को खड़ा कर पाए। पर जनता भी समझ रही है, वहां जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि यार मेरे हिस्से, अगर सपोज करो कि मेरे हिस्से में 20 लीटर पानी आ रहा है और 4 लोग वहां घुसपैठिए और आ गए, तो मेरे हिस्से में तो करीब बिल्कुल 3-4 लीटर पानी बचा। वो पानी और वाटर लॉगिंग से मुझे एक चीज याद आ गई कि वो शायद आपके पानी की समस्या इसलिए भी मिनटों में कम हो गई होगी, शराब नीति बंद हो गई ना, तो शराब के साथ पानी का तो मेल रहता ही है। तो शराब गई तो पानी भी चलेगा। पानी भी गया। लेकिन दरअसल है क्या कि जैसे आप घुसपैठ वाली बात कर रहे हैं और झुग्गी वाली, बीजेपी ने कैंपेन चलाई थी और सरकार का एक एजेंडा भी था, जहां झुग्गी वहां मकान। पार्टी यहाँ पे थोड़ा सा वो पीछे हटी है। काम तो इन्होंने किया, लेकिन पहले इनको ये अपने पीआर कंपनियां इनकी कही जाए या जो भी हो, ये विषय नहीं ला पाए कि हमने झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बदले इन्होंने मकान दिया है। और मैक्सिमम लोगों को 40% से ज्यादा लोगों को उस समय मकान मिल चुके थे जब ये बुलडोजर चल रहा था।
ये नीति इनकी पीछे रह गई, जहां झुकी वहां मकान। और जो नैरेटिव क्या बना कि ये तोड़ने लगे। जनता भावुक होती है। आप यहाँ अगर स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आपको 4 रील दिखा दी जाए वहां की, कि कोई रो रहा है, कोई किताब लेके भाग रहा है, कोई बच्चे की ऐसी इस तरह की इमोशनल 4 रील दिखा दी जाए, तो आप भी सरकार को कोसेंगे, गरियाएंगे, गाली देंगे कि ऐसे कर रही है, बिना नोटिस के ऐसे कर रही है। लेकिन अगर लीगल रूप से भी आप देखेंगे, सबके पास पहले नोटिस जाती है, उसके बाद समय दिया जाता है। आप उसके बाद भी वो खाली नहीं कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं और जबरदस्ती रह रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्शन तो होगा ही। तो उसके बाद रोने बिलखने से क्या ही होगा। और मुझे लगता है कि रोने बिलखने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि जब आपने यहाँ अवैध कब्जा शुरू करा, मतलब ऐसा बहुत से केसेस में होता है। अगर वो याद होगा अभी हल्द्वानी में जो बनभूलपुरा में पूरा आगजनी हुई और कोर्ट के आदेश पे हटाई जा रही थी, लेकिन इतने साल तक बचे हुए, पानी की टंकी वहाँ पे है, सरकारी स्कूल वहाँ पे है, सरकारों की गलती रही है ना। उन्होंने वोट बैंक के लिए उनको बसाया और दी, और अब बच गए, अब आप तो चले गए, लेकिन अब परेशानी तो आम आदमी को। जो अवैध कब्जे वाले केस हैं, चाहे वो अवैध घुसपैठियों के हों या कोई भारतीय भी अगर सरकारी जमीन पे उस तरह से कब्जा करता है, बहुत से केस आते हैं कि जिसमें बाद में तुड़वाया जाता है। तो मेरा उसमें तर्क ये है कि उस टाइम तो आप रो रहे हैं, लेकिन जब आपने उस जमीन को कब्जाना शुरू करा था, तब आपने तो नहीं सोचा था। मुझे नहीं, क्योंकि देखो तब आपने सोचा नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगी पड़ी है। अच्छा, कब्जे में देखना हमेशा बाहर का आदमी होगा, लोकल आदमी कब्जा करने से डरता है। अगर मैं अपने शहर में हूँ तो मैं शायद उत्तराखंड वाले, उत्तर प्रदेश वालों को मुझे लगता है कि नहीं, मैसेज। और अगर दिल्ली में आके कोई बस रहा है तो वो फ्री में मिल जाता है, पट्टे का मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो वो आदमी कहता है ठीक है थोड़े दिन रहूंगा, कच्चा बनाता है, पहले छप्पर डालता है, फिर धीरे धीरे उसे लगता है कि नहीं, अब मंत्री जी का जो भी छुटभैया नेता होता है पहले उसका संरक्षण मिलता है उसे, क्योंकि वोट बैंक को पहले पार्षद चुनेगा। हाँ, पार्षद चुनेगा। पार्षद अपने ऊपर विधायकों को रिपोर्ट देगा कि इतने वोट बैंक इसके जब लगता है कि हाँ मकान अब ठीक हो गया, बढ़िया, छप्पर सही है, लिंटर डालने का वक्त आ गया है। जैसे अभी कि भाई वो कच्चे हैं, अवैध हैं, लेकिन एसी लगा हुआ है घरों में, हम गरीब हैं जी। अब ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ गरीबों को एसी की वो नहीं होता, लेकिन बिजली का बिल तो आएगा, कहाँ से चुकाएंगे? वो खरीदा तो होगा कहीं से। आप कह रहे हैं हमारे खाने के ला ले, लेकिन आप एसी खरीद के ला रहे हैं, लगा रहे हैं, टीवी लगी है फिर कमरे बिजली में। का जिक्र कर दिया तो इस हफ्ते, जो पिछले हफ्ते भी हमने बात करी थी, इस हफ्ते उसमें एड ऑन ये है, जब हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मंत्री जी हैं, बिजली मंत्री, वो दौरे पे थे। इस हफ्ते तक जब समय का पहिया घूमा तो वो दौरा करके अपने कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों को हड़काया कि तुम्हारे चक्कर में सरकार को और मुझे गाली सुननी पड़ रही है, लोग दुखी हैं। यही बात हमने पिछली बार भी करी थी, बिजली के ऊपर एक पूरा लंबी बातचीत हमारी हुई थी कि भाई सरकार, योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में करना चाह रही है, जो धरातल पे उतारना चाह रही है, वो अगर 100% नहीं उतर पा रहा तो उसमें अधिकारी कहीं ना कहीं दोषी हैं। और उसका परिणाम है कि अगर मंत्री जी वहां बैठ के कह रहे हैं कि तुम्हारे चक्कर में जनता गाली दे रही है, जनता दुखी है, उसकी सेवा के लिए हम हैं, तो यानी कि ऊपर से तो सब व्यवस्थित चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे कागजों में तो सारी चीजें पूरी हैं, और धरातल पे क्या है? अच्छी योजनाओं को पलीता लगाने में लाल फीताशाही जिम्मेदार होती है। हर क्योंकि वही इन्फो दे रहे हैं आपके मंत्री जी को कि भाई सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन नीचे सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, क्योंकि अब करप्शन भी है उसमें। क्योंकि देखो अधिकारी को तो डर नहीं है, उसे डर उसकी नौकरी पक्की है ना, आप क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे ज्यादा। अधिकारी बहुत जमीनी नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, आप यूपी का कहे बिजली का, मैं शिक्षा का भी एक एग्जांपल देता हूँ। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है, उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका जो विलय किया जा रहा है। अब सोचिए कि एक टेबल पे बैठ के 4 अधिकारी ये प्लान कर लिए कि इस स्कूल में 100 लोगों से कम है, इस स्कूल का विलय बगल वाले स्कूल में कर दिया जाए। ठीक, प्लान भी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एक सरकारी जमीन पे 5 कमरे का 7 कमरे का संसाधन तैयार कर लिए, यूपी के स्कूलों की स्थिति सुधर गई थी, अलग अलग योजनाओं से उनके वहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट से लेके सारी बिजली से लेके लगभग पहुँचने लगी थी। आप ऐसे में कोई अधिकारी आपको देता है कि 100 लोगों से कम हो तो इसका विलय कर दीजिए, इससे आपके संसाधन भी बचेंगे और सैलरी मतलब टीचर वो होंगे। लेकिन आप सोचिए कि पहले योजना क्या आती है कि हर 2 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए। अब 4 किलोमीटर दूर आप कर देंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे? आपको योजना क्या लानी है कि स्कूलों में नामांकन कैसे बढ़े, लोगों में जागरूकता कैसे आए। तो जस्ट 4 किलोमीटर की बात आप कह रहे थे कि 4 किलोमीटर पे अब होगा,
तो अगर 4 किलोमीटर मुझे सरकारी स्कूल के लिए जाना पड़ रहा है और मेरे पास 4 किलोमीटर में एक बेहतर विकल्प है, तो आप देखिए कि आने जाने का खर्च तो मैं दे ही रहा हूँ। सिर्फ एक फीस की बात रह गई, और फीस की बात रह गई तो आदमी, अब थोड़ी सी व्यवस्था मोदी सरकार आने के बाद आदमी थोड़ा सशक्त हो चुका है। जो अगर 100 रुपए खर्च कर सकता था पहले, आज वो 200 रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है। तो वो उस हिसाब से अपना विकल्प उस 4 किलोमीटर की रेंज में देखेगा, फिर सरकारी स्कूल में क्यों जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बात हम लोगों की शुरू हुई थी अधिकारियों के लाल फीताशाही पे, प्रशांत जी जैसा कि कह रहे थे। जब तक ग्राउंड सर्वे करके रिपोर्ट पे ग्राउंड पे उतर के जब तक कोई योजना नहीं बनेगी, तब तक वो आम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ये भी इसी तरह हुआ कि मैं वही कह रहा था कि एक समय था कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़े, उसके लिए अलग अलग अभियान चलाए जाते थे। स्कूल चलो अभियान, वो गाना आज भी मुझे लग रहा है कि दूरदर्शन पे जब आता था, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाँ, तो वो एक अलग वो जागरण, जन जागरण लोगों के बीच में हुआ। उसके बाद आजकल प्राइमरी स्कूलों की स्थिति भी अब तो पहले से बहुत बेहतर हो गई। इतनी बेहतर स्थिति हो गई है, मुझे लगता है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि मैंने कई स्कूल ऐसे देखे हैं जो प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ सकते हैं। मतलब उनमें क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लास हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, फर्नीचर्स हैं, अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना वहां दिया जा रहा है, और सोलर है, सब कुछ है। मतलब मंशा में भी आ जाती है ना, अधिकारी की हो चाहे शिक्षक की भी हो। अब पहाड़ में एक स्कूल है, अभी हाल ही की घटना है, उसमें एक बच्चा को 7-8 टीचर थे शायद, या 17 टीचर थे, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, और वो बच्चा फेल हो जाता है बोर्ड एग्जाम, अकेला पढ़ने होगा। या तो वो स्कूल नहीं आ रहा था, इसकी हाजिरी लगाई जा रही थी, या उसे पढ़ाया ही नहीं गया ढंग से। अगर एक बच्चा तो ध्यान दिया जाता उस पर, और तो मंशा पे ही आ गया कि उसकी एजुकेशन को 7 टीचर मिलकर नहीं संभाल पाए, तो 70 या 700 बच्चों के। और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि हो सकता है कि टीचर जाते ही ना हो, क्योंकि अधिकारी तो पहाड़ चढ़ना पसंद करता ही नहीं है। जो मुख्यालय में बैठा है, तहसील में बैठा है, ब्लॉक में बैठा है, वो पसंद करता ही नहीं कि मैं इस गांव में जाऊं। विजिट होती थी पहले, तो जैसे हम सुनते थे कि पहले विजिट हो रही, अच्छा पहले गांव में तो ये होता ना कि वो माँ साहब हैं, मतलब टीचर हैं, तो वो फेडर बोल रही हैं बैठ के, और फिर पूछ लिया, भाई सीता तुम्हारे खेत में क्या उग रहा है, तो बताएंगे जी लौकी हो रही है आजकल, ठीक है कर लेते हैं, तुम्हारा क्या हो रहा है, और अपना समेटी और पकड़ा ट्रैकर या बस, नीचे आए अपने शहर में, हफ्ते भर वही रहे, एक दिन आते पे चले जाते हैं हफ्ते भर की। पहले ही, लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस तो है, आ रहे हैं, अब बदलाव भी बाकायदा होती है, पढ़ाई भी जा रहा है, ऑनलाइन होने की वजह से कई चीजें बदली भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो अब पिछले 5-7 सालों में नई नियुक्तियां हुई हैं, उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम अच्छे नए युवा जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है वो पहुंचे हैं, और स्कूलों में पढ़ाई का थोड़ा सा स्तर भी बदला है। इस हफ्ते एक और खबर जिसने सबको चौंकाया, पहिया घुमा, और पहिया घुमा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि राजनीति में ऐसी जगह पहिया फंसेगा। हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। उस पर भी विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। मतलब आज विपक्ष को चिंता है उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफा देने की, पर ये वही विपक्ष है जो इन्हीं उपराष्ट्रपति जी को जी भरकर कोसता था, कहता था कि सरकार का नैरेटिव चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन आज ये जो विपक्ष को लगाव बढ़ा है उपराष्ट्रपति जी के लिए, मतलब इस पे क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, दो चीजें हैं। विपक्ष का क्या रुख है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आम जनता के मन में भी कुछ सवाल आते हैं, और आने भी चाहिए। आप सुबह अगर सेशन चल रहा है, सुबह आप सेशन में हो, और शाम को आप अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे के इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं कहीं जनता भी सवाल उठाएगी। विपक्ष का तो अपनी जगह है। मैं एक न्यूट्रल वे में अगर पूछूं कि भाई आप दिन भर अगर आप सदन में उपस्थित रहते हैं, शाम को अचानक से आप इस्तीफा देते हैं, विपक्ष ने क्या किया उसमें तो बहुत कुछ आप देखेंगे। विपक्ष ने तो यहाँ तक कि उनकी एक्टिंग इतनी बुरी, मतलब ये नकल उतारते हुए ऐसे झुक के जो करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसकी नकल उतारी। जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब उनको किसान विरोधी भी घोषित कर दिया। विपक्ष अगर इतना ही उनके लिए कर रहा है, सोच रहा है, तो वो तो चाहते थे सदन चलता नहीं, सदन तो एक दिन नहीं चल पा रहा है। वो आप सुबह अच्छा खड़े हो जाते हैं बैनर लेके, जिसमें स्पेलिंग गलत रहती है लोकतंत्र की। नहीं, वो तो उसके बीच में वो तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसा
कि उनकी जो मैडम है वो उस तरह बोलती भी हैं तो वो कि लोग टंटर। AI का जमाना हाँ, तो जिसको वो प्रिंट Text कराने to का speech to जिम्मा text। मिला होगा, वो रिटर्न में नहीं, वो वर्बली सुन लिया होगा, मैडम ने ये बोला है तो उसी हिसाब से उन्होंने प्रिंट करा दिए। तो मान सकते हैं कि वो गलती हो सकती है कि वो एक बार दब गया तो दब गया, छप गया। नहीं तो वो मैडम के हिसाब से, उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ही वो कर लिया होगा कि कैसे बोलेंगी मैडम अगर आप बोल रही हैं? लोकतंत्र खतरे में है, तो उस समय लोकतंत्र चल गया होगा उनके मुंह से। या तो ये भी हो सकता है कि उनके कुछ खास लोग रहे होंगे उनको खुश करने के लिए, मैडम देखिए आप जैसे बोलती हैं उसी तरह हमने ये छपवा दिया है। तो दिक्कत ये है कि हिंदी काफी लोगों की कमजोर है वहाँ पे। अगर कांग्रेस की बात करूँ, ये तो लोग सब भ्रांत पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले, अगर हिंदी शायद तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब मेरा ये मानना है कि वो मराठी लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा वैसा कि हिंदी मराठी दोनों चल जाएगा। मराठी में मतलब मैच तो खाती है ना हमारी थोड़ी सी, वो तो है, वो विषय तो है अपनी जगह, लेकिन और वहां जो लिए खड़े थे उन्हें हिंदी किसी को समझ में नहीं आती। ये बात सही है। तो हो सकता है किसी ने कह दिया हो कि हमने मराठी में छाप के दे दिया है, आप ले जाओ। ये भी सही है। तो वाइस प्रेसिडेंट को लेके हमारी चर्चा चल रही थी, तो वही आप अभी कनेक्ट कर रहे हैं कि जब वो थे ये जब वो उपराष्ट्रपति थे, तब यही विपक्ष उनके लिए कैसे कैसे नैरेटिव गढ़ा, सत्ता की मोदी सरकार की कठपुतली तक बोल दिया, उनके बयान ऐसे देते थे। इस समय रिव्यू उनके ऐसे ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इतना खास हो गए विपक्ष के, अब धरती पुत्र भी कह देंगे, किसान पुत्र भी कह देंगे, जाट नेता भी कह देंगे, तब पद की मर्यादा इन्होंने रखी नहीं। तो होता है समय का पहिया कि घूमा और इस्तीफा देते ही सबसे प्रिय हो गए। उनका एजेंडा नहीं है कि सरकार को घेरने के लिए, जैसे बोले संसद से तो मिला भी था, तो अब कुछ है नहीं, तो धनखड़ के जी के बहाने ही वो थोड़ा उनको सोच रहे हैं कि कुछ सुर्खियां बटोर हुई है, क्योंकि मीडिया तो भाव देता नहीं है विपक्ष में। और सोचिए जिस पे चर्चा होनी चाहिए, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक डस्टबिन टाइप ऐसे बनाई गई थी और राहुल गांधी जी और अपने मल्लिकार्जुन खड़गे SIR लिखा हुआ, सर लिखा हुआ, ऐसे हाँ फाड़ के वो डाल रहे हैं, फिर एक एक करके लोग आके उसमें डाल रहे हैं। अरे उस विषय पे आप चर्चा करिए, चर्चा करने के लिए तैयार अगर पक्ष विपक्ष दोनों हो, उनको अभी मनाइए। तक तो 2012 याद होगा जब मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाड़े ना होता तो जेल जाने की नौबत से बच जाते, ये तो सही है। संसद जाने वाली थी। और ये भी कहीं कहीं कनेक्ट करेगा उससे। ये बिहार के लिए फाड़ रहे हैं, वहाँ आज ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि ये पूरे देश में होगा। और होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। समस्या क्या है? या तो ये कि इन्हें समझ में आ रहा है कि जो हमने इस पिछले इतने सालों में रह के जो अपना बेस तैयार करा था, अभी जहां तक हम पहुंच पाए हैं, जितने भी मतलब सुपड़ा ही साफ है ना, और उस सुपड़े साफ में अगर आप कभी 45-50 या अब मैक्स 99 सीट पे आप पहुंचे हैं, तो आपको डर है कि अगर ये बिल्कुल प्योर लिस्ट बन गई कि जो इंडियन है, डबल वोटर नहीं है, फेक वोटर्स नहीं है, तो क्या ये उन्हें उम्मीद है कि 99 के 9 ही रह जाएंगे? एक घर में जो आदमी मतलब पहुंचा लेके, एक उस घर में रहते हैं 5 लोग, और जब उसको लिस्ट दिखाई गई 50 लोगों की लिस्ट है इस घर में, वो है परिवार दूसरे समाज से, और जो लिस्ट है वो किसी और समाज की निकल रही है, उसके एड्रेस पे अलग ही वो चल रहा है। किशनगंज वगैरह जो चिकन नेक के बोला जाता है, उसके बगल में जो बिहार का किशनगंज, वहाँ का आप देखिए कि वोटर लिस्ट, आप वहाँ की अगर जांच होती है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से रहने वाले मैक्सिमम 20% ऐसे हैं निर्णायक लोग जो वहाँ पे वोटिंग करते होंगे, और वो पूरा वहाँ भौगोलिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य बदल देते हैं। तो ऐसे में अगर फिल्टर हो रहा है, हमने देखा था पिछले साल, हाँ झारखंड में आदिवासियों की जमीन पे कब्जा हो रहा था, हाँ। तो ये चीजें हैं, अगर इनको क्या है कि उनको पता है जो विरोध हो रहा है कि उनके कोर वोट बैंक कौन है, जो 4 से 6% हर चुनाव में देखते होंगे, आपकी जीत हार के बीच का अंतर 4 से 6% का है। ममता बनर्जी के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत हाँ, आके उन्होंने बहुत पनाह दी है उन्हें, तो वही कह रहे हैं, तो वही बिहार बैंक ही है ना एक तरह से। तो वो दिल्ली हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जैसे लगता है, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, ये जो बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ करके यहाँ रह रहे हैं, थोड़े से वोट बैंक के लिए, उनके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आपने वोट बैंक के लिए उन्हें पनाह तो दी, लेकिन आपने उनका हक मार दिया जो वहाँ रह रहा है, जो वहाँ का बाशिंदा है। मुद्दा ये है। सही है। पर लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप देखो दिल्ली में पहले बड़ा विरोध हुआ था, जैसे हम बात कर रहे थे, फिर वापस चले जाएंगे वरना उसी टॉपिक पे। अपना अलग होता है, लेकिन हाँ, लोगों अधिकार लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई ये गेम कर रहे थे हमारे हकों के साथ, और उसकी वजह से समस्या हो रही है। और गेम करने से जो एक गेम
गाजियाबाद में हुआ। मतलब क्या कहेंगे उसे, तो तोपों की सलामी दे दो या तोप पे रख के उड़ा दो, वो वाली स्थिति है भाई। दिलेरी है। गाजियाबाद में दूतावास चलाया जा रहा है, एम्बेसी चलाई जा रही है, 3 से 4 देशों का भाई अपने आप को काउंसलर एम्बेसडर कहता है, बाहर देशों का जो देश ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, और महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, वो भी वीआईपी नंबर प्लेट के साथ, के साथ इतना सब कुछ चल रहा होता है। मतलब दिलेरी ही गई इसको तो आप पूछ रहे क्या कहा जाए, मतलब नहीं, तो दिलेरी ही उस बंदे की है। दिलेरी भी, और आम लोगों की क्या बोलते हैं जागरूकता में जो गिरावट आई है वो भी। क्योंकि आप सपोज करिए, सोचने वाली बात है कि अगर मोस्टली या तो काउंसलेट बनते हैं छोटे शहरों में, अगर बनते भी हैं तो जो बड़े शहर हैं, वरना तो मोस्टली एम्बेसी राजधानी में होती है देश की। गाजियाबाद के एक मोहल्ले में रेंट पे कोठी लेके एम्बेसी खड़ी कर दी भाई ने, और बाहर लिख दिया वेस्ट आर्कटिका एम्बेसडर। अच्छा, ये नटवरलाल याद आया था इससे। अच्छा, हाँ, जिसने भेज दिया था भाई। धरती वीरों से खाली नहीं है, ये कहा जा सकता है इनके लिए कि एक तो से एक मतलब ये एक से बढ़कर एक नटवरलाल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आपके पड़ोस में, सपोज करो आप जिस एरिया में रहते हैं वहां अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि यार यहाँ तो एम्बेसी आ गई, हो गई, तो जागरूकता तो होगी ना यार, क्या है कौन है। मैं बता रहा हूँ कि एक मोहल्ले में डॉक्टर साहब आते हैं, बकायदा 10 रुपए की पर्ची काटते हैं, बंगाली डॉक्टर अपना बोर्ड लगा रखा है बाहर में। आज उनके पास प्रॉपर्टी, अथाह प्रॉपर्टी है, वो 10 रुपए, आज भी 10 रुपए लेते हैं, 20 साल पहले भी 10 रुपए लेते थे। अच्छा, ठीक है, गंदगी भरमार है उसमें, लेकिन वो ऐसे मोहल्ले में जाके खोदते हैं जहाँ लोगों का पैसा नहीं है, थोड़ा निचला तबका है समाज का, तो लोग जाते हैं, लेते हैं। अच्छा, वो भी उनके बीच में खूब पलते फूलते हैं। वो दुकान आज भी वो अपने पास रखते हैं, हालांकि बड़ा अस्पताल खोल लिया उन्होंने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो दवाई दे रहे हैं। अच्छा, लोगों को साइकोलॉजिकल ये भी है कि उस दवाई 10 रुपए की दवाई से वो ठीक हो गए, जो वो 500 रुपए खर्च करके आए थे बड़े डॉक्टर के पास, उससे इलाज नहीं हुआ हमारा, लेकिन उस 10 रुपए की दवाई ने उनका इलाज कर दिया। वो क्या देते हैं, मैं तो ये तो उनके हाथ में शफा और पीर बाबा की। देखिए, आप एम्बेसी वाली बात कर रहे थे कि ताज्जुब क्यों ही ताज्जुब लोगों को हो। आप अभी जम्मू कश्मीर का एक केस देखेंगे, कुछ साल पहले, 1-2 साल हुआ होगा, वो दूतावास के अधिकारी बन के जब वहाँ पे प्रोटोकॉल में वो चला जाता है बंदा। हाँ, अभी कुछ महीने पहली बात है, उसको साल भर हो गया, साल भर हुआ होगा। प्रोटोकॉल बकायदे उसको प्रोटोकॉल मिलता है, वहाँ पे चॉपर मिलते हैं, वहाँ पे बढ़िया मसाला मूवी का आइडिया भी दिया जैसे बॉलीवुड में और आप ये देखिए कि कितना 44 लाख उसके यहाँ से कैश मिला, फॉरेन करेंसी मिली, 4-5 गाड़ियां महंगी बाहर थी। और उसकी जब हिस्ट्री खंगाली जा रही है तो 2011 में उसके पास एक सैटेलाइट फोन भी पकड़ा गया था, 2011 का कोई मुकदमा था, हवाला से भी जोड़ा जा रहा है। बड़ा खेल तो होगा। देखिए, इतना बड़ा वो चला है, अगर नेटवर्क चला है तो केवल अकेले वही नहीं होगा, और भी लोग होंगे जो इसमें फंसेंगे, और बहुत पैसे वो लूट भी चुका होगा, जनता बहुत फंस भी चुकी होगी। हाँ, नौकरी वोकरी के दिलाने के नाम पे भी करता था। हाँ, वही भी, हाँ, विदेशों में अकाउंट होंगे, लोगों को विदेश भेजने के नाम पे कितने पैसे वसूले होंगे उसने। 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फर्जी और कई देशों की मोहरें, मतलब सब वहीं चल रहा था। वो जो मुझे लग रहा है वो जो 4 देश बनाए थे ना उसने फर्जी, उनकी मोहर वगैरह सब वहीं से इशू हो रहा होगा, ठप्पा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो पासपोर्ट चाहिए 1 घंटे में चाहिए, खटाखट बन के मोहर लग के फोटो बदल के तुरंत दे दिया जाता है, मैच करा के। तो कहीं के अलावा एक जो समस्या है पिछले कुछ दिनों में जो उभर के आई है हमारे आपके ही कुछ परिचित लोगों के साथ दिल्ली मेट्रो में, जिसमें कोई ऐसा, अगर आप देखो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको वो कहीं खबर मिलेगी नहीं, लेकिन अगर हम ही अपने सर्कल में 2-3 लोगों को जानते हैं जो उससे पीड़ित हैं, तो सोचिए कि बड़े स्तर पे क्या चीज़ें हो रही होंगी वहाँ। और उसके बाद भी ना तो मेट्रो को, डीएमआरसी को कोई मतलब है, ना उनकी सुरक्षा में खड़े हुए सीआईएसएफ वालों को कोई मतलब है। तो दर्शकों को बता दें कि घटना ये है कि मेट्रो में अगर आप चढ़ते हैं, उतरते हैं, या मेट्रो में आप हैं, आपके पास फ़ोन है, तो आपको जो है एक सुई चुभोई जाएगी या कुछ आपके ऐसे मारा जाएगा, जिससे कि आप सुन्न हो जाएंगे या दर्द होगा और आप अपना फ़ोन छोड़ देंगे, वो आपका फ़ोन लेके चले जाएंगे। ऐसी घटना हमारे 2 परिचितों के साथ हुई है
और एफआईआर भी उन्होंने कराई। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। आप सोचिए कि अगर आप मेट्रो में घुसते हैं तो आप चेक इन करा के घुसते हैं, मेट्रो से बाहर निकलते हैं चेक इन करा के करते हैं। अगर जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर वहां उन्होंने बताया सीआईएसएफ को कि मेरे साथ घटना हुई है और वहां सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देख भी लिया, तो क्या उस जाने वाले ट्रेन पे अगले स्टेशन में या ड्राइवर को ये मैसेज कन्वे नहीं करा जा सकता था कि जिस तरह के लोग हैं, या सीआईएसएफ को बोल के अगले स्टेशन पे उन्हें उतार लिया जाता? मतलब मेट्रो के बोगी के अंदर कैमरे तो होते होंगे। हाँ, कैमरे होते हैं। तो मतलब आइडेंटिफाई करना आसान रहता होगा ना। और सबको पता है किस बोगी में मैं चढ़ा हूँ, किस स्टेशन किस स्टेशन। लापरवाही तो है, देखो पहले वाले पहलू पे आते हैं कि लोग लापरवाही तो करते हैं। अब जैसे अभी जी का फोन मैं दे देता हूँ, लोग आप मेट्रो में मतलब जब भी मैंने जितनी बार सफर किया है तो लोग या तो यूं होंगे, हाँ, या यूं होंगे। अच्छा, उनके आसपास क्या घट रहा है उससे बेफिक्र है। सीट खाली है ना, मतलब नहीं है, वो रील में इतना घुस चुके होंगे या कोई मूवी देखने में टाइम भी नहीं है लोगों के पास, आजकल वही टाइम मिलता है मेट्रो में सफर करने के दौरान, तो इतना ढीला पकड़ होती है जो भी बोलेगी। तो आपको ऑब्जर्व 4 लोग कर रहे होंगे। अच्छा, वो अकेला नहीं आता होगा जो भी वो नीडल छुपाते हैं, 4 लोग होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं कि मैं इस दरवाजे से आऊंगा। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि ये निकलते हुए होती है, दोनों घटनाएं जो अभी तक देखी हैं सुनी है उस मॉर्निंग टाइम पे जब आदमी सबसे ज्यादा अफड़ा-दफड़ में होता है कि ऑफिस टाइम, ऑफिस समझ ये शाम के वक्त वाली घटना अभी तक सुनी नहीं। या तो शाम के वक्त बोगियों में ज्यादा भीड़ होती है कि आप घर जा रहे हैं तो आपके आसपास और भी अच्छे लोग हैं जो आपको बाहर मौका नहीं मिलेगा। सुबह होते कि आप छोड़ देंगे आज जाने के, तो हम पहले ऑफिस पहुंचता हूँ टाइम पे, बॉस की डांट से बच जाऊँ, उसके बाद देखी जाएगी जो चीजें होंगी। या तो वो होता है और आप बहुत लापरवाह भी होते हैं। एक जेब से मोबाइल तो मैंने भी था जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, जेब से निकाल के चोरी कर लिया था। मयूर विहार की घटना है, मुझे सर्दियों के दिन थे, ऑफिस से फोन आया, मैंने बात करी और मैंने भी लापरवाही से जेब में आगे की जेब में रखनी हो जाए जैकेट की साइड की पॉकेट में रख के चेन चढ़ा दी और पैसे को होके मैं खड़ा हो गया बैग लेके। थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि शायद फोन नहीं है, तब घर से ही मिला था वो फोन, पहला फोन था, 7,500 रुपए का रहा होगा, 2007-8 की बात है। मयूर विहार में तब शायद ये मेट्रो का काम चल रहा था, तब तक मेट्रो आई नहीं थी नोएडा में, तो सुनसान सा एरिया था। तो मैंने कंडक्टर को बोला, ब्लू लाइन बसें चलती थी उस समय, तो मैंने कंडक्टर को बोला मेरा फोन गायब हुआ है, वो यहीं कहीं आसपास है, तो मैं एक बार रोको, वो सड़क के मैं शायद लड़का देख लिया था, घटना पुरानी हो गई है। तो कहता है हाँ मैंने देखा उसे उतरते हुए, कहीं ना कहीं या तो कंडक्टर भी मिला होगा कि मैंने देखा उसे उतरते हुए, आप यहीं उतर जाओ और आप उसे पकड़ लोगे। मेरे दिमाग में अब उस समय ना एटीएम कार्ड था हमारे पास, ना यूपीआई तो चलता ही नहीं था ही नहीं। मैंने कहा जेब बटुए में कैश, बैग में लैपटॉप, उस समय लैपटॉप रखना भी मतलब बड़ी बात थी, पूंजी हुई थी पर्स में। मैंने कहा मैं कहीं यहाँ हो तो अंधेरा इंसान देखा मैंने यहाँ पिटा भी जाऊंगा, ठीक है, और घर कैसे पहुंचूंगा फिर, तो उसकी रात यही कटेगी शायद इन्हीं का अंधियारी है कोने में जहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए मेट्रो का कार्य प्रगति पर है। तो मैं तो नहीं उतरा, हिम्मत लगती, लेकिन फोन मेरा जरूर चोरी हुआ। तो पहले चोरी करने के तरीकों में फर्क आ गया वो। हाँ, पहले आप सही कह रहे हैं कि पहले ब्लू लाइन बसों में बहुत, दिल्ली में एक कहा जाता है कि दिल्ली में अगर 4-5 साल आप रहे, अगर आपका फोन एक बार भी चोरी नहीं हुआ तो आप बहुत सौभाग्यशाली माने जाते थे। ये घटना वही 2007-8 से लेके 2010-12 तक की मैं बता रहा हूँ, जब तक मेट्रो का फ्रिक्वेंटली बहुत संचालन बहुत नहीं होता था। उन दिनों ब्लू लाइन में ये घटनाएं बहुत होती थी, या 3-4 ऐसे ही सेम बता रहे हैं कि अब थोड़ा टेक्निकल रूप से ये वो हो गए। पहले क्या होता, 4-5 एंट्री करते थे। मैंने खुद अपने आंखों के सामने देखा है कि मेरे दोस्त के साथ क्या घटना होती है कि 4-5 लोग बस में एंट्री करते हैं, एक ने ऐसे मोबाइल निकाला, मेरी नज़र उस पर गई कि ये मोबाइल निकाल रहा है, मैंने उसका हाथ पकड़ा ऐसे, वो मोबाइल निकालते ही इतनी झटके से दूसरे को दिया और मेरे ऊपर इतना हावी हो गया कि मैंने क्यों हाथ पकड़े, क्यों दबाव बना दिया। अब मैं करूं, उसके पास कुछ निकला नहीं, वो दूसरा तीसरे को दे दिया। वो तो वही हाल मेट्रो का, वही हाल प्रशांत जी मैं कह रहा हूँ, मेट्रो में भी ऐसे ही थोड़ा नई तकनीकी के साथ वही लोग हैं, समय के साथ बदलाव करके एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे ये झुंड में आते हैं, एक पे सुई चुभ गई, हाँ, उसका ध्यान इधर गया, हाँ, दूसरे हाथ से मोबाइल छीना, तीसरे को दिया। जब तक आप ध्यान दोगे तब तक चौथा निकल गया, तो वही आप किसको पकड़ोगे। तो लोगों को थोड़ा सचेत भी रहने की जरूरत है, सजग भी रहने की जरूरत है। और उसके साथ साथ ऐसी घटनाओं पे अगर कोई कंप्लेन लेके जाता है तो विभाग को भी और सिस्टम को भी उस समय थोड़ा सा एक्टिव होकर 2-4 केस ऐसे सॉल्व कर देने चाहिए हर स्टेशन। तो वो चीजें हो जाती तो अच्छा रहता, लोगों के साथ थोड़ा सहूलियत रहती। लेकिन अगर आपकी कहीं पहुंच है अधिकारियों से और उस तरह से
तो आप ढूंढवा सकते हैं, वरना तो आप भूल जाइए, जो आपका फोन चला गया वो चला ही गया। नहीं ऐसे ही फोन में सिक्योरिटी भी होती है कुछ, मतलब ऐसे ही जो आपका फोन आप बेच नहीं सकते, लॉक नहीं कर पाएंगे या आपका जीपीएस का पर आपको वापस मिलेगा इसकी क्या गारंटी? अगर वो कलकत्ता लेके चला गया सपोज करो, कहीं ना कहीं संविधान तो मिल जाते हैं जिनमें पता सबको होता है। नहीं मैं हाँ, सिस्टम का लूप होल वही है ना। पता होता है कि फोन कहाँ है। सिस्टम, मैं वही कह रहा वो हूँ, सर्विलांस पे आया तो वो ब्लिंक ब्लिंक करेगा। करेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन वो लोग ये काम पुलिस का है ना, आप कलकत्ता जाके फोन नहीं लेके आ आके सकते, रोकने के लिए एफर्ट नहीं मारेंगे ना। नहीं एफर्ट भी नहीं मारेंगे, और आप कोलकाता छोड़िए, अगर आपका फोन दिल्ली में चला जाए 10 किलोमीटर के लिए और नहीं 10 जाएंगे, किलोमीटर आपको की जान रेंज में जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा की भी तो चिंता है। बिल्कुल। एक जना आपकी बाइक चोरी हो गई, ये तो मोबाइल की बात है। उनकी बाइक चोरी होती है नोएडा, बाइक दिल्ली में मयूर विहार, वो पाई जाती है 8-9 महीने बाद गाजियाबाद में। अब दोनों पुलिस थानों के बीच में मामला फंसा पाए कि कौन उसकी सुपुर्दगी करेगा। सही। तो आदमी उस झेल से बचने के लिए कहता है कि भैया नहीं चाहिए। ये तो गाड़ी की बात है, अगर किसी थाने के बॉर्डर पे कोई डेड बॉडी मिल जाए हाँ, उसमें तो भी 4 घंटे तो इसी बात में निकल जाते हैं कि कौन सा थाना लग रहा है इसका। सही है। पुलिस विभाग भी कई चीज़ों में बचता है। फ़ोन वाली बात आपकी चल रही थी, फ़ोन वाली बात में कि आम आदमी अगर 3 बार 4 बार थाने जाना हो, भले ही उसका 1 लाख का फ़ोन हो, नमस्ते कर लेगा कि ठीक है, स्वीकार कर लेगा इस बात को कि वो मेरी नियति में नहीं था, वो मिलना, हाँ वो मिलना भी नहीं था। अगर वहीं कोई, आपने कहा ना कि कोई ऐसा सोर्स सिफारिश वाला है, 24 घंटे में भी मिल जाता है। मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, ठीक ठाक बड़े उसमें, उनका फ़ोन नोएडा में ही चोरी हुआ। पहले ही दिन फ़ोन खरीदे थे, ऐसे बात करते हुए जा रहे थे, अचानक किसी ने खींच के, तो नया फ़ोन था तो उन्होंने भी थोड़ा संघर्ष दिखाया और कोशिश किए पकड़ लें, नहीं पकड़ में आया। नज़दीकी थाने में गए, उन्होंने, उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं फला न्यूज़पेपर में इस पे हूँ और ऐसा है, और ये चीज़ें मुझे भी पता है किस तरह से होती है, और इस थाना क्षेत्र के अंदर हुआ है, और ऐसे नहीं कि वो बाहर से कहीं आए हैं। 30-40 हज़ार के फ़ोन के लिए कहीं बाहर से कोई ग्रुप नहीं आता है, और आप लोगों की भी पता है। पुलिस अपने इज्जत बचाने में कि हाँ पत्रकार से पाला पड़ गया ये वो, 1 सप्ताह बाद बरामदगी दिखाती है फ़ोन, तुरंत तो करती नहीं, लेकिन 1 सप्ताह बाद बुला के शिनाख्त करा के दस्तखत करा के पॉइंट तो रहते हैं, और पता होता है। और इसमें मेरा ये भी मानना है कि जैसे मान लो फोन अगर किसी का चला गया तो पैसों का दर्द नो डाउट होता है, लेकिन उस फोन में जो आपका डेटा है, आपके पुराने फोटोज हैं 10 साल पुराने हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, एप्स हैं, मेल्स हैं, चलिए मेल्स तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जो पुराने फोटोज हैं आपके परिवार के, आपके लोगों, आपको लगता है यार ये वो पैसों से ज्यादा वो बड़ा नुकसान मुझे लगता है कि फोन तो चलिए आ ही जाएगा, लेना ही है। मतलब क्लाउड का जमाना आ गया है, 2-3 जगह स्टोर भी कर लेते हैं इसी चक्कर से, उन्हें पता है कि किसी दिन फोन चोरी हुआ या फोन खोया तो ये हमारी जो संपदा है ये सुरक्षित रहे। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि पासवर्ड आप परमानेंट सेव कर लिए हैं, हमेशा इतने चीज़ें हैं कि उतने पासवर्ड हो जाते हैं। भीम ऐप का किसी का अलग होता है, ग्रो ऐप का अलग होता है, तो किसी का अलग होता है, तो वो चीजें भी नए आप फोन में फिर करना 25 ऐप के पासवर्ड तो हाँ, सरकार ने कम कर दिए, तो वो भी दिक्कत हो जाती है। 25 ऐप के पासवर्ड सरकार ने कम कर दिए कि बुल्लू और एड बालाजी का याद मत रखना, अब प्ले स्टोर पे भी नहीं दिखेंगे। अच्छी है। तो वो आदमी वो जो पुलिस थाने का जो चक्कर लगाने का चक्कर जो होता है ना, उससे बचने के लिए कि वो पहिया बार बार रिटर्न ना घूमे बार बार पुलिस थाने की ओर, उससे बचने के लिए भी शायद कहता है कि नया ही फोन ले लूंगा। कभी त्याग, हाँ, मोहमाया सीसीटीवी होने के बाद ये लोग नहीं ढूंढ पाते, चाहे मेट्रो की है उसकी बात हो, वहीं सीसीटीवी के बाद दुनिया बदली है, दुनिया का वो चेहरा देखने को मिला है जो हम शायद नहीं देख पाते। अभी एक अयोध्या से तस्वीर आई जिसमें परिवार के कुछ लोग एक बुढ़िया अम्मा को फेंक के चले जाते हैं इस बात पे कि बुढ़िया हो गई, दुखी करती होंगी, जो भी हो, तो शायद सीसीटीवी है, सीसीटीवी ने वो तस्वीर हमें दिखा दी, समाज की सच्चाई दिखा रहा है, समाज की सच्चाई दिखा रहा है। निब्बन अगर सीसीटीवी ना होता, कैमरे ना होते, तो निब्बा निब्बी कैसे दिखते, कैसे सड़क पे आम लोगों को रौंद दिया जाता है। पहले जमाने में जब कुछ सुपरस्टार जाके रौंद देते थे तो नहीं पता चलता था, सीसीटीवी नहीं थे, अब तो दिख जाती है फुटेज। आप जो बात कर रहे हैं ना कि उनको सड़क पे छोड़ दिया, ये तो सड़क पे छोड़ने में बाहर के सीसीटीवी ने पकड़ा। एक आपको याद होगा उस समय तस्वीर आई थी, बूढ़ी अम्मा को घर में बांध के पीटा जाता था। और वो अच्छा, बच्चे को पीटने की तस्वीरें आती थी, विवश तस्वीर, हाँ कि पीट दिया, उठा के पटक दिया, वो पटक दिया उठा के, पटकने की। तो सीसीटीवी था तो मतलब
अच्छा भी है, चोरी तो पकड़ी नहीं जा रही, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही है, समाज का चेहरा जो सब आज के अमानवीय समाज का चेहरा। अमानवीय चेहरा जो तो सामने कुछ आ लोगों रहा के है, लिए वो दुखद कुछ लोगों के अच्छा भी हो सकता है, धाकड़ जैसे लोगों के लिए तो और कई चीजें अच्छी भी नुकसानदायक पकड़ी भी जा है। हाँ अब इश्क के चर्चे सड़क पे होते हैं तो फिर वही वो कह रहे हैं। तो लोग फिर अब जो 25 OTT प्लेटफॉर्म पे थे उन वाले में वो हाँ, अब ट्विटर पे आ जाएंगे। ट्विटर पे आ जाएंगे, ये तो सही है। और धाकड़ जैसे लोगों के लिए वही कहना सीसीटीवी कि NHAI का सीसीटीवी इतना भी अच्छा हो सकता है कि लोगों को कंटेंट भी दे सकता है, मसाला भी दे सकता है। धाकड़ जी वाला केस, उसके बाद एक दो केस और आए, मतलब उसके बाद ये समझ में आया कि अगर नितिन गडकरी जी बढ़िया काम करें, बढ़िया क्वालिटी का माल सड़क में लगा रहे हैं, तो बढ़िया ही क्वालिटी के कैमरे हैं बिल्कुल। कि अगर आप अंधेरे में भी कुछ अपराध या उस तरह का कृत्य करने की सोच रहे हैं तो कैमरे 4K और फुल HD में सीसीटीवी में वो भी आ जाता है जो टोल पे मारपीट होती है, जबरदस्ती टोल तोड़ा जाता है, बिल्कुल आ जाता है। और मतलब सीसीटीवी तीसरी आंख है लेकिन जो उसके देख बाद रही क्या है। होता है वो सवाल है कि उसके बाद कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद पिटने वाला अपने घर, पीटने वाला अपने घर। अच्छा, पहले सीसीटीवी हुआ करते थे घर के कोई पड़ोस की सुरक्षा बुआ, है। मोहल्ले के हैं। हाँ ताई, हाँ तो ये लोग आते थे खबरें देने कि वो भाई भी फलाने घर CCTV। हुई है, तो वो उन्हें सीसीटीवी कहा जाता वही था। गाँव तो मोहल्ले आपने की असली CCTV। CCTV नहीं देखा होगा, लेकिन वो अपनी आंखों देखी हाँ वो उन्हें वैसे पता ही पता होती थी। ऑफिसों में भी होते हैं CCTV, मतलब अगर वैसे CCTV ना हो तो ऑफिस में भी 2-4 ऑफिस में CCTV होते हैं जो ये नहीं है क्योंकि वो अपनी मैनिपुलेट करके वो चीजें बता रहे होते हैं। लेकिन गांव वाला जो प्रशांत जी बता रहे हैं वो तो बिल्कुल लेकिन ये वाला सीसीटीवी जो चेहरा दिखा रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ तो है समाज के लिए। बिल्कुल। जिस तरह से अयोध्या का हम लोग शुरू किए थे, जिक्र किए थे अयोध्या वाला, अयोध्या में जिस तरह से इन्होंने ये सामने आया देखने को, सीसीटीवी फुटेज में दिखा हमारे कि किसी बुजुर्ग महिला को या उनको इस तरह से परिवार छोड़ के और चला जाता है। अब सोचिए कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो, सब बुजुर्ग होंगे, आज नहीं तो कल 70 साल 80 साल समय का पहिया घूमेगा। समय का पहिया घूमेगा, वो भी कभी होंगे। हाँ। और उनके साथ अगर वो बच्चे कल को ऐसी करेंगे, बच्चे प्रेरित भी तो उसी से होंगे जो संस्कार परिवार में सीखेंगे। बिल्कुल। तो परिवार नाम की जो संस्था है उसमें जब एकल रहने का वो कॉन्सेप्ट आने लगा, सिस्टम शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दूरी बनने लगी। पहले परिवार में क्या होता था, बच्चों को पता रहता दादा दादी, मामा मामी, बुआ, इतने रिश्ते होते थे। आज मम्मी पापा बेटे, चौथा तो नाम जानते ही नहीं है। भाई भी नहीं है, बहन भी हाँ, नहीं भाई है। भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो फिर अगली पीढ़ी के लिए बुआ और चाचा के चाचा कौन बचेंगे। और बचेंगे। एक चीज और होगी ना, कजिन शब्द ने हाँ, बहुत सारे रिश्ते एक जगह समेट के दे दिए। समेट दिए। आपके सगे चाचा का बेटा कजन, हाँ, आपके दूर के चाचा का बेटा भी वो कजन, भी cousin। आपकी सगी मौसी का बच्चा भी कजन। में भी शायद वो होता है ना, थर्ड कजन, फर्स्ट सेकंड कजन, ऐसे भी हाँ कुछ होता है। बिल्कुल, उसमें भी थोड़ा वो निब्बा दूरी- निब्बी वाले, मतलब थोड़ा जंजी हो जाएगा। दूरी वाला होता है ना कि अपने चाचा का लड़का तो फर्स्ट हाँ, कजिन, first। और फिर हमारे यहाँ तो पूरा मौसी रिश्ता की बताया तरह। था कि फलां के मामा के बेटे हाँ। का, बहन का ये है, तो और- आदमी तब भी कैलकुलेट कर लेता, अच्छा ये मेरे रिश्ते में भाई लगेगा या भाई, क्या और लगेगा। देखिए पहचान कैसे होती है। जैसे आप ननिहाल में अपने गए, तो ननिहाल में मेरी पहचान क्या होती थी, मेरी माँ का नाम लेके बताया जाता था कि फलाने का लड़का है, सीधे फलाना का लड़का आया है। तो इस तरह से वो पहचान हम लोगों की रहती थी। अब वो क्या है कि सारी चीज़ें बदल रही हैं, समाज में किस स्तर तक गिरावट आ रही है उसको देखना अब तो ही। वैसे सीसीटीवी फोन भी सीसीटीवी का ही काम कर रहा है। तो अब दो लोग झगड़ेंगे तो आप उन्हें बचाने नहीं जाएंगे, आप वीडियो आप वीडियो हाँ, बनाएंगे। एक्सीडेंट में कोई पड़े लोग उसे इलाज नहीं देख रहे, क्या होगा, पहले वीडियो बना लेता हूँ, आप व्यूज आ 112 जाएंगे। नंबर नहीं बनाएंगे, आप पहले कैमरा आप पहले कैमरा खोलेंगे अच्छे से और शूट करेंगे उसे, उसका सोशल मीडिया पे आप डालेंगे भी, बिल्कुल फिर हर उसमें लिखेंगे हेल्प। हेल्प। हेल्प खुद नहीं करेंगे कह हेल्प। रहे हैं ना कि वो सोशल मीडिया पे डाल के 100-200 लाइक और के लिए। व्यूज के चक्कर में, या लिख देंगे भाई फला आदमी को बचाने के लिए एक आदमी आगे नहीं आ पाया। हाँ, खुद ये ही आप भी लिख वीडियो रहे, बना खुद रहे आप वीडियो बना रहे हैं। सही है। तो चलिए, समय का घूमता पहिया अब हमें कह रहा है कि अब रुक जाइए। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए विषय के साथ, क्योंकि समय का पहिया लगातार घूम रहा है। नए मुद्दे होंगे, नई बातचीत होंगी। तो जिन मुद्दों पर हमने आज बातचीत की है उन पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।